नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एक बेहद अहम और ऐतिहासिक बदलाव की गवाही दे रहा है एक बड़ा बदलाव, क्योंकि निकायों के चुनाव में बदलाव जो हुआ है, अध्यक्ष का अब प्रत्यक्ष चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के अध्यक्ष अब सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई वाली कैबिनेट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है और इसका मतलब यह है कि 2027 में जब अगली बार निकाय चुनाव होंगे तब वोटर सीधे अपने नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष को चुन सकेंगे। यह बदलाव न केवल प्रशासनिक दृष्टि से बड़ा कदम है, बल्कि यह स्थानीय लोकतंत्र को नई ताकत देने वाला है। सवाल उठता है कि यह फैसला क्यों अहम है। शहरी निकाय जैसे नगरपालिका और नगर परिषद लोकतंत्र की तीसरी परत है। ये वे संस्थाएं हैं जो आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतें, साफ सफाई, पीने का पानी, सड़कें, रोशनी और शहर का बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करती हैं। ऐसे में अगर जनता खुद अपने अध्यक्ष को चुनती है तो जवाबदेही और पारदर्शिता अपने आप बढ़ जाती है। 1999 से लेकर 2014 तक यही प्रणाली लागू थी, लेकिन 2019 में कमलनाथ सरकार ने अध्यक्षों को अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनने का फैसला किया था। कोविड के चलते चुनाव नहीं हो सके और फिर 2022 में यह मॉडल लागू किया गया, लेकिन अब एक बार फिर से जनता को सीधा अधिकार देने की तैयारी पूरी हो गई है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और जाहिर तौर पर लोकतंत्र को क्या ये फैसला जो है वो मजबूत करेगा, क्या इससे स्थानीय स्तर पर राजनीति में स्थिरता आएगी, क्या विश्वास प्रस्ताव जैसे हथियारों का दुरुपयोग रुकेगा। विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। सभी जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज़ के, पर जब पिछली बार चुनाव हुए तो उस समय कोविड का सेशन था, तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए थे और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ रहा। अभी से हमने इस बार, जिससे कि अभी 2 साल हैं, लोग अपनी तैयारी भी कर सके, तो हम एक बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी, कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें 3/4 पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया होगी। इसलिए अभी से यह संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव हो सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना मतलब एक मिनी विधानसभा और मिनी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, उसकी तैयारी लोग अभी से कर सकें। चलिए, तो निकायों के चुनाव में बदलाव की बात हो रही है और अध्यक्ष का चुनाव भी यदि जनता जनार्दन यदि चुनती है तो कितनी पारदर्शिता होगी, लोकतंत्र के लिए यह कितना बड़ा एक संदेश होगा, एक मजबूती होगी। सवाल तो देखिए जायज है। दूसरी चीज, एक बड़ा फैक्टर ये भी है, ये कहा जाता है कि जनता जब किसी जनप्रतिनिधि को चुनती है उसकी बात अलग रहती है, लेकिन एक लंबे समय से क्या सिस्टम चल रहा था, उसके बाद एक बदलाव किया गया और अब एक बार फिर से इसमें संशोधन किया गया है, तो ये कितना फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे, ओवरऑल बात इस पर बिल्कुल आज की जाएगी। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सीताशरण सूर्यवंशी। सीताशरण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सीताशरण जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, सीताशरण जी आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सत्येंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, ये एक जो फैसला हुआ निकाय चुनाव में, जो बदलाव की बात है, जो संशोधन किया गया है, और एक सवाल आता है, यदि मान लीजिए अध्यक्ष का चुनाव, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव प्रॉपर तरीके से जनता ही यदि उनको चुनती है, कितनी पारदर्शिता होगी? वाकई में जो ये कहा जाता है कि फेवर वाली बात जहां आ जाती है जैसे कि पहले था, तो क्या सीधे चुनाव से भ्रष्टाचार में कमी आएगी? माना जाए इस चीज को, कितना फ्रूटफुल होगा ये? निसंदेह अत्यधिक फ्रूटफुल होगा। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार ने इस अध्यादेश को बदला था, ये अधिनियम बदला था, इसमें संशोधन किया था, और उसके पहले तक जब हमारे शिवराज जी की सरकार रही तो उस समय सारे जो निकाय हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो और नगर निगम हो, सभी में जो चुनाव होते थे डायरेक्ट इलेक्शन से ही होते थे, अध्यक्ष का चुनाव और महापौर का चुनाव। लेकिन कांग्रेस को जब
2018-19 में कांग्रेस की सरकार थी 1.5 साल की, तो कांग्रेस अपने सारी जगह पर अपने लोगों को जो बैठाना चाहती थी, और कांग्रेस ने उसी कारण से लोभ और लालच के कारण से ये पाप किया था। और जिसको कि छत्तीसगढ़ में भी यही काम किया था। उस समय छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने क्या किया, वहां पर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों में ही पार्षदों को अधिकार दे दिया महापौर का और अध्यक्ष को चुनने का। फिर चूंकि मध्य प्रदेश में इनकी 1.5 साल में सरकार चली गई थी, भाजपा की सरकार आई तो हमारी सरकार ने फिर उसमें अधिनियम में चेंज कर दिया था और लगा कि महापौर के चुनाव में ये उचित नहीं है, वो उसको प्रयोग के तौर पे देखा गया। और जब हमने ये काम किया उसके बाद में फिर ये अनुभव हुआ अभी जो करते हुए कि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, नगर पालिका में भी और नगर पंचायत में भी। तो एक अच्छा कदम है। और कमलनाथ जी की सरकार ने जो पाप किया था उस पाप को हमने धुला है निसंदेह। जो आपने भी अभी कहा कि नगरीय निकाय जो होते हैं, नगरोदय से हम भारत उदय की संकल्पना कर सकते हैं। अगर हम नगर में अच्छे से समुचित सैनिटेशन नहीं दे सकते हैं, समुचित रोड नहीं दे पाएंगे, समुचित जल, स्वच्छ जल जो होता है, ट्रीटेड जल जो होता है वो नहीं दे पाते हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। क्योंकि स्वतंत्रता के हम 75 के साल हो चुके हैं भारत में पूरे, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर हम अपने नागरिक देवो भव का मंत्र मानते हैं, मध्य प्रदेश की में जो जनता है, जो भगवान रूपी जनता है, उसको भगवान मानते हैं, तो उसकी पूजा करने के लिए बहुत आवश्यक था। क्योंकि देखिए, और उस प्रावधान ये भी था, बार बार उसको बदला। पहले 2.5 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव आता था, तो फिर 2.5 को 3 साल किया गया, 3 से 3.5 साल किया गया, अभी 4 साल कर दिया गया है। वर्तमान के जो नगरीय निकाय हैं उनके अंदर ये व्यवस्था की हुई है। क्योंकि आप 2.5 साल बाद ही जो पार्षद होते थे, नाखुश होते थे, तो वो अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए आते थे। तो ये आपस में अविश्वास प्रस्ताव आने से क्या होता है कि काम नहीं होते उस जगह पर, विकास के कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। तो उन विकास के कार्यों को सुचारू रूप से गति देने के लिए और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जितने भी नगरीय निकाय हैं उसमें हमारे भगवान रूपी जनता की अच्छे से सेवा कर सकें, इसके लिए परम आवश्यक हो गया था कि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए अध्यक्ष के चुनाव का। फिर उसमें अब जो रहेगा खाली कुर्सी, भरी कुर्सी के जो नियम है वो सब चलेंगे, जो पहले 2018 से पहले चलते थे, कमलनाथ जी की सरकार के पहले चलते थे, जो हमारी सरकार ने लागू किए थे। तो एक स्तुत्य कदम है, अभिनंदनीय कदम है। और मुझे लगता है कांग्रेस को अपने क्षमा याचना भी करना चाहिए, पश्चाताप की अग्नि में, पश्चाताप में भी इनको जल करके भस्म हो जाना चाहिए और धन्यवाद भी देना चाहिए कि हाँ आपने अच्छा किया, जिससे कि भगवान रूपी जनता का भला हो सके, कल्याण हो सके। उस काम को आप भाजपा की सरकार बढ़ा रही है, तो ऐसा इनको काम करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको एक और चीज राखी जी स्मरण में दिला देता हूँ, कांग्रेस पाप की भागी भी है। जो ओबीसी का ये चिल्लाते हैं, ढोंग करते हैं, उस ढोंग में छल छेद करने का काम भी आपको बता सकता हूँ। आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उस समय महाराष्ट्र में भी थी, उस समय उनकी सरकार झारखंड में भी थी, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में भी जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए, जो त्रिस्तरीय ग्रामीण निकाय के चुनाव हुए, वह नगरीय निकाय के चुनाव और ग्रामीण निकाय के चुनाव दोनों बिना ही ओबीसी रिजर्वेशन के कराने पड़े थे कांग्रेस को। लेकिन मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी और ये हम सुप्रीम कोर्ट तक गए और कांग्रेस ने उसमें मट्ठा डालने का काम किया था हमारे नगरीय निकाय के चुनावों में। और इन्होंने पिटीशन लगाई थी, जो जया ठाकुर थे, विवेक तनखा जी, ये सभी कांग्रेस के बड़े बड़े लॉयर उसमें चले गए। जब उनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धता बता दिया, वहां से इनको पराजय मिली, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के विदल्ड हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार निर्देश दे दिया था कि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के आप चुनाव करा लीजिए, नगरीय निकाय के चुनाव और ग्रामीण निकाय के चुनाव। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारी सरकार है, जो नागरिक देवो भव की सरकार है, सर्वपंथ संभाव है, सर्वधर्म संभाव है, सर्व समुदाय की बात करती है, ओबीसी के हितों के लिए लड़ गई और सुप्रीम कोर्ट में हमने बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया और ट्रिपल लेयर टेस्ट के जो रिजल्ट्स थे वो दिए। तो उसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्णय बदला और बोले मध्य प्रदेश में चुनाव ओबीसी रिजर्वेशन जो पहले चलता था 2018 के पहले, उसी के अनुसार ही ओबीसी की सीटें रिजर्व रहेंगी, जो 14% रिजर्वेशन रहता था। तो वो रिजर्वेशन मिला मध्य प्रदेश में। तो एक बड़ा कार्य हमारी सरकार ने उस नगरीय निकाय में किया और हमने उससे आगे भी बढ़े थे। हम जो
जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सीट तय की थी नगरीय निकाय में, उससे ज्यादा भी हमने नगरीय निकायों में ओबीसी बंधुओं को टिकट दिए थे। तो पार्षद जो महापौर के टिकट दिए या पार्षदों के टिकट जो संख्या थी उससे ज्यादा दिए थे। कि हम मतलब ओबीसी बंधुओं को भाजपा सही मायने में चाहती है कि उनका भी कल्याण हो, एसटी बंधुओं का हो, एसटी बंधुओं का हो, और सामान्य निर्धन वर्ग को भी 10% का आरक्षण दिया है। तो ये काम किया। तो कांग्रेस का एक ढोंग ये भी पता चलता है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन की बात करती है, किस प्रकार से ओबीसी रिजर्वेशन की जड़ों में नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी के हितों को पर कुठाराघात करने का, ओबीसी के हितों पर मट्ठा डालने का काम कांग्रेस ने किया था। दूसरी बात, कांग्रेस ने एक और महापाप किया था। जो कोर्ट में गए तो इन्होंने कोर्ट में कहा कि ओबीसी की, जब इनकी सरकार थी कमलनाथ जी की, ओबीसी की जनसंख्या बता दी कितनी, 27%। कि ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में 27% है। ये भी एक महापाप किया था, जिसको हमने ट्रिपल लेयर टेस्ट, जो उसके रिजल्ट थे ट्रिपल टी टेस्ट, उसमें बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी जो है वो लगभग 48% की जनता मध्य प्रदेश में रहती है। तो ये महापाप किए थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस आज ओबीसी बंधुओं के साथ में जो महापाप किया नगरीय निकाय के समय, उसको भी क्षमा याचना करेगी। साथ ही साथ जो 27% जनसंख्या बता दी कि ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में मात्र 27% बता दी, ये बहुत बड़ा पाप किया था। इसको भी धुलने का काम करेगी, प्रायश्चित करेगी, और हमारे सीताराम शर्मा जी भी उसको एडमिट करेंगे। चलिए वापस आऊंगी। सीताशरण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, कुछ नहीं सुन रहा हूँ। सीताशरण जी, ये जो एक डिसीजन हुआ है, संशोधन हुआ है महत्वपूर्ण बैठक में, निकाय चुनाव में जो बदलाव की बात हो रही है, सीधे जनता जो है अब वो अपना अध्यक्ष चुन सकती है। और पहले भी यही फॉर्मेट था। उसके बाद कमलनाथ सरकार जब आई तो उसके बाद थोड़ा एक अप्रत्यक्ष रूप से सिलेक्शन की बात की गई, अब वापस से प्रत्यक्ष रूप आ गया है। कैसे इसको देखते हैं आप? ये बताइए कि ये कितना झूठ बोलते हैं सत्येंद्र जैन जी। ये जिस तरीके से 27% ओबीसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार तो आदेश दे दिया। अब मैं उल्टी गिनती यहाँ से शुरू करता हूँ। जिस तरीके से ये केवल वोट लेना और मैंडेट लेकर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, ये 27% का जिस तरीके से ये मखौल उड़ा रहे हैं, कि माननीय कमलनाथ जी ने जो प्रपोजल किया था और हाईकोर्ट ने इन्होंने इसके खिलाफ रिट लगाई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 आदेश दे दिए कि 27% आप ओबीसी को दीजिए। अब इलेक्शन की बात करता हूं मैं, तो देखिए ये भारत दू प्रणाली है। ये पॉलिटिक्स में संविधान के मुताबिक ये दू प्रणाली है, ये एकल प्रणाली नहीं है। एकल प्रणाली ब्रिटेन और अमेरिका में चलती है। जब भारत का प्रधानमंत्री सांसदों के माध्यम से, सांसद जब चुनकर आते हैं तो उनसे तो प्रधानमंत्री बन सकता है, और प्रदेशों में जब विधायक चुनकर आते हैं तो मुख्यमंत्री बनते हैं। अब इनके पर्ची से बनते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि विधायक दल सीएम को जो चुनता था, इन्होंने उस परिसीमाओं को तोड़ दिया। अब इसके बाद आते हैं नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत के इलेक्शन में। जिस तरीके से ये अभी अध्यादेश जारी करने की बात करते हैं, कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास किया है, तो अब ये तो हम 1948 में हाथ उठा करके विधायक और सांसदों का इलेक्शन करा चुके हैं। जब इसमें विसंगतियां आई तो 1951 के बाद 1952 में बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने का आदेश जारी किया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब से बैलेट कराया। अब अभी 2018 में से लेकर के जब 2020 तक, इसके बीच में जो इलेक्शन हुआ है नगर पालिका, नगर पंचायतों का, तो वो इसी तरीके से हुआ द्यू प्रणाली से, क्योंकि संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो इनको इजाजत देती है, और ये बीजेपी को इजाजत ना देते हुए ये संविधान का मखौल उड़ाते हैं। द्यू प्रणाली जो है इलेक्शन की, तो इसमें जो पार्षद चुनकर आएंगे और वो उसमें नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम अध्यक्ष चुनेगा। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया है। और जिस तरीके से ये सत्येंद्र जी इतने समझदार होके, और जो जिस तरह झूठ की जो पाठशाला करते हैं, ये जनता अब समझ चुकी है। और ये झूठ की पाठशाला अब चलने वाली नहीं है।
क्योंकि ये जनता का शोषण करते हैं और इनको मुद्दे से भटकाने के लिए सतन जी, अभी एक 2 सेकंड। चुनावों के लिए याद सदन जी एक सेकंड। अच्छा सीताशरण जी, मान लीजिए, चलिए आप कह रहे हैं कि एक चुनावी प्रणाली है या संवैधानिक रूप से यही नियम है कि जितने भी पार्षद चुनकर आएंगे वो अध्यक्ष को चुनेंगे। चलिए मान लीजिए इसमें बदलाव भी होता है, मेरी बात को समझिएगा। यदि जनता डायरेक्ट चुनती है तो उसमें परेशानी क्या है? उसमें कहीं कोई ऐसी बात है जो गलत हो जाएगी? क्योंकि जनता चुन रही है तो अच्छा ही है, पारदर्शिता रहेगी। इसमें पारदर्शिता इसलिए नहीं रहेगी कि जो वो व्यक्ति चुनकर आएगा वो सीधा सीधा कि जहां जिस वार्ड में जिस इलाके में उसे वोट नहीं मिला तो वहां वो उस कार्य प्रणाली से उनकी जो मदों से उनको जो व्यवस्थाएं जो देती है सरकार, तो वो अध्यक्ष नहीं देते हैं। ये इसमें आया था और पहले भी आया है जब सिस्टम जो चला है। और इसमें पार्षदों के दबाव, क्योंकि पार्षद जब उनको चुनता है, ग्राम पंचायत का जो मेंबर चुनता है जनता, तो जनता के दबाव में और मेंबरों के दबाव में, अब इसमें जनता के दबाव में जनता ने जो वोट दिया है, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं, और ये जनता जानती है, तो इनकी खड़ी दादागिरी चलती है। बीच में जो पार्षद होता है तो इनकी अध्यक्षों की दादागिरी नहीं चल पाती। इन्हें समभाव समानता का अधिकार और व्यवहार रखते हुए सबका पूरी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में इनको विकास करना पड़ता है। तो सर वैसे भी सीताशरण जी देखिए, मैं इस पे कोई क्रॉस नहीं कर रही हूँ, एक सुझाव के तौर पे हम तो बात कर रहे हैं कि जो डिसीजन हुआ है यदि वो मंजूरी हो जाती है तो वो तो इम्प्लीमेंट हो ही जाएगा। लेकिन बस पॉइंट ये था कि पार्षद भी तो सर, जिसके नंबर ऑफ पार्षद ज्यादा हैं वो तो अध्यक्ष भी उन्हीं को चुनेगा ना फिर। तो ये भी तो अब उसमें भी यदि हम भेदभाव देख लें, जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्षेत्र विशेष के लोग, यदि किसी ने मान लीजिए वोट नहीं किया है तो उनको सफर करना पड़ेगा, तो यहाँ भी तो फिर एक वो वाली चीज कैसे लाएंगे? यहाँ मान लीजिए 10 लोगों की बात हो रही है, मान लीजिए 8 पार्षद ही यदि भारतीय जनता पार्टी के, तो वो तो अब आप देखिए अध्यक्ष कौन होगा फिर, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए यदि ये इसलिए देखना पड़ेगा कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। जो इलेक्शन इस भारत में होते हैं, इलेक्शन ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। जो उसका सिस्टम है और उसका जो नियम है, उस नियम के अनुसार ये इलेक्शन जो द्विव प्रणाली है, क्योंकि संविधान जो निर्माण हुआ है 1947 के बाद, और 47 के बाद जो इलेक्शन होना है, क्योंकि ये द्विव प्रणाली है पॉलिटिक्स में, और ये संविधान इजाजत देता है कि आपको जिस तरीके से सांसदों को, जो मैंने फिर रिपीट किया था कि सांसदों को प्रधानमंत्री चुनता है और विधायक दल को विधायक ही उसको सीएम चुनते हैं, ऐसे ही निचले स्तर के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो इलेक्शन है उसको जो पार्षदों के चुनने का जो एक उनको डर रहता है, किसको, अध्यक्ष को, फिर उनके डर से वो बेहतर विकास करता है और पूरे उसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पालिक निगमों में ये दादागिरी नहीं कर पाते। चलिए ठीक है, सीताशरण जी वापस आऊंगी। हाँ सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कांग्रेस को फिर ध्यान करना चाहिए, और कांग्रेस को मैंने कहा पश्चाताप की अग्नि में जलना चाहिए और पश्चाताप के हिमालय पर्वत में गलना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, मैं चुनौती के साथ पूछता हूं कि मध्य प्रदेश में 48% से ज्यादा ओबीसी की जनसंख्या है। और मैंने कहा, इन्होंने कोर्ट में रखा, कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने ये कहा कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी है वो 27% है। मैंने रिजर्वेशन कोटे की बात नहीं की थी, ओबीसी की कुल समग्र जनसंख्या गलत डेटा रखा, ये पढ़ के नहीं आते मेरे मित्र। फिर हमने उसको करेक्ट किया, हमने कहा आप चुप हो जाइए महाराज चुप हो जाइए, आपको मैंने बड़े धैर्य से सुना है, आप अपने साथ बोल लीजिएगा, भी बड़ा समय है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये तैयारी नहीं है। कांग्रेस जो है मुंह खाती है हर जगह, कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। कांग्रेस ने ओबीसीयों के हितों पे कुठाराघात करने के लिए ये बताया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 27% है, जबकि हमारी सरकार, जब शिवराज जी की सरकार आई और हमने फिर ट्रिपल लेयर टेस्ट किया, उसमें 48% जनसंख्या बताई। देखिए, एक तो ये बहस ओबीसी पे हो क्यों रही है, एक उदाहरण पे बात कर सकते हैं, हमारा मुद्दा तो कुछ और है ना सर, हम उस पर आ जाए। एक एग्जाम्पल के लिए ओबीसी आ गया तो आ गया, अब तो चर्चा उसी पे ही आप लोग लेके जा रहे हैं। आप सुन लीजिए, ये दिग्विजय सिंह जी को एक तरह से धधा बता रहे हैं, ये दिग्विजय सिंह जी का अपमान कर रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह जी हमारे यहाँ 10 साल
मुख्यमंत्री ये रहे और उनको वांटेड हार का तमगा मिलता था, वो एक अलग बात है। झूठ बोलने की लेकिन एक अच्छा काम वो करके, अरे सीताचरण जी थोड़ा सुन लीजिए, इलेक्शन पे है। सीताचरण जी गाल बजाने से कुछ नहीं होता, सुन लो। आप अपने नेता का अरे, अपमान कर रहे हो, एक तरह से कह रहे हो आप अपने नेता का विरोध कर रहे हो, दिग्विजय सिंह जी का विरोध कर रहे हो, सर मुझे जिन्होंने समझ में कानून ये लेके नहीं आ आए। रहा कि हम बात किस विषय पे कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि यदि अरे राखी जी, प्रत्यक्ष आप- रूप से आप अध्यक्ष समझिए चुने ना। जाएंगे, जनता यदि तो यही चुनेगी तो तो उसमें प्रत्यक्ष परेशानी नहीं है। कैसे आने वाले राखी समय में जी, इसको हम प्रत्यक्ष देखें? चुनाव का प्रावधान दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने किया था 1999 में। भाई, आप भी डिबेट तो में थोड़ा आरक्षण में सोचिए, कब प्रवेश मैं कर क्या कह रहे रहा हूँ हो? वही तो कह आपको रहा अभी हूँ। पता ही नहीं है। सीताचरण जी अपने नेता दिग्विजय सिंह जी का घोर अपमान कर रहे हैं, एक तरह से कहिए दूसरे मायने में उनका पुतला जला रहे हैं अरे अभी, भैया, क्योंकि उन्होंने जब मुख्यमंत्री रहते हुए डायरेक्ट सच इलेक्शन बोलना का सीख प्रावधान लो। किया था, और 1999 में सत्येंद्र जी, सच लेके बोलना आए सीख लो। कि जो नगरीय इलेक्शन पे जो निकाय के डिबेट चुनाव है, होंगे इलेक्शन की उसमें बात करो। महापौर हो या नगर पालिका के अध्यक्ष हो या नगर परिषद के अध्यक्ष हो, नगर पंचायत के, उनका अध्यक्ष और उनका जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट होगा, प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। ये दिग्विजय सिंह जी की परंपरा को हमने आगे बढ़ाया है, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार को दर्द हुआ, वही तो मैं कह रहा हूं। और अभी ये विरोध कर रहे हैं कि डायरेक्ट चुनने से ऐसा हो जाएगा जैसे प्रधानमंत्री जी का चुनाव होता है, जो बहुमत वाला दल होता है वो सांसद मिलकर चुनते हैं। तो ये हर जगह अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लेकिन इस अपने उल्लू सीधे करने के चक्कर में अपने नेता दिग्विजय सिंह जी का अपमान कर बैठते हैं। और ये तो मुझे लगता है आज इनको ठीक है, अभी क्षमा मांगना चाहिए चलिए कि दिग्विजय ठीक है सिंह जी सत्येंद्र जी, सही एक है, सेकंड रुकिए। हाँ, कि सीताचरण जी को सीताचरण सिंह बोलने जी दीजिए सही सर, है। समय हो गया तो प्लीज। दिग्विजय सिंह जी को अगर वो ये सीताचरण जी सही है, तो अरे दिग्विजय क्यों सिंह जी को प्रणाली है? पश्चाताप की अग्नि में आपको जलना पता ही नहीं चाहिए, है। आप उसको, या अगर दिग्विजय आप सिंह जी उसको सही है तो संवैधानिक सीताचरण जी को प्रक्रिया और आज की कांग्रेस में- को पश्चाताप की अग्नि में जलना चाहिए, क्षमा मांगना अरे, चाहिए दिग्विजय सिंह जी तुम- से, हमसे तुम मत लोग मांगो। कांग्रेस को ही क्योंकि कोसते दिग्विजय सिंह जी रहोगे। लेके आए अभी थे उल्टी 1999 में ये गिनती शुरू हो प्रावधान गई है। कि जो नगरीय निकाय के चुनाव आप- होंगे, महापौर होगा, नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा, अरे, उसका प्रत्यक्ष प्रणाली से दिमाग चुनाव को होगा। ठीक करो बेवकूफी सत्येंद्र की जी। बातें करते हैं, पढ़ लिख के आते नहीं है, अपने नेता का ही अपमान कर ठीक है देते हैं। सत्येंद्र जी, एक सेकंड अरे, रुकिए, एक हमेशा- सेकंड रुकिए। हाँ सीताचरण जी, आप कंप्लीट करिए जल्दी उस- से। हाँ जी, इसको ये कह रहा हूँ कि संवैधानिक प्रक्रिया में अब राखी जी, जो अब मैं बोल प्रणाली सकता है, हूँ इनको, और जो ये तो सब प्रणाली है, आए वाए ये साए एकल कर रहे हैं। प्रणाली नहीं है, ये राजा का देश नहीं है चरण जी, भारत। इसलिए आप ये चुप समझ रहा नहीं रहे, करो। अब ये संविधान देखो में जो मेरे सामने प्रक्रिया आप की कितना गई है, बोल रहे थे, गलत कि बात दो थी ये। प्रणाली से, दो आप प्रणाली आपके से पास कुछ इलेक्शन रहता नहीं तो होता आप बोल है। रहे हैं। ये चलो आप बोल लीजिए, मैं आपको छोड़ अमेरिका देता हूँ। और आपके जैसे लंदन संस्कार नहीं है मेरे, मैं इंग्लैंड भारतीय जनता नहीं पार्टी है। से हूँ। ये समझ नहीं रहे, संविधान की बोलिए जो आप। प्रक्रिया है उस तरीके से ही तो इलेक्शन होना चाहिए कि दो प्रणाली से कि जो जनता जिन्हें चुनकर देगी, फिर वो अगला उसका प्रमुख चुनेगा। भाई ये सिस्टम है संवैधानिक अरे तो प्रक्रिया दिग्विजय में। सिंह जी को समझाओ ना, मैंने मालूम ही दिग्विजय नहीं। सिंह जी ने क्यों कर दिया है आपके उल्टा काम? आप जो क्या? कह रहे हो उसका उल्टा काम 1999 में दिग्विजय सिंह जी कर चुके। क्या बात कर रहे हो? अरे चलिए, पढ़ लिख के आया करो चलिए, मेरे मित्र। दिग्विजय सिंह सत्येंद्र जी, कर चुके, फलाने कर सत्येंद्र जी और चुके। सीताचरण जी, तो एक फलाने सेकंड का- रुकिए सर, क्योंकि देखिए समय हो गया। एक सेकंड रुकिए, समय हो गया है, देखिए राखी जी। संशोधन हो गया, इंप्लीमेंट हो ही जाएगा। अब उसको आगे एक्सेप्ट, जब कहते हैं ना कोई चीज आ जाती है सामने तो फिर उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब उसको कैसे चुनेंगे, जनता चुनेगी, कौन होगा, कैसे वर्कआउट करेंगे, यदि कहीं भेदभाव हो रहा है, वो आने वाले समय की बात है। अभी 27 में बहुत वक्त है सर, फिलहाल समय हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए ये बात बिल्कुल सच है, निकाय चुनाव में बदलाव की बात हुई है और अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाएगा। संशोधन था महत्वपूर्ण बैठक में, इस प्रस्ताव को आगे एक सहमति से बढ़ा दिया गया है और राज्यपाल की मंजूरी होगी और उसके बाद देखिए इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आनी हैं। अब ये पक्ष विपक्ष हैं, ये झगड़ा करते रहेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है, लेकिन वाकई में इससे हम कितने मजबूत होंगे और ये वाकई में जो प्रोसेस है ये कितना अच्छा रिजल्ट हमें देखी, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।